राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी साथियों का और यूट्यूब पर फॉलोवर्स का, अपने सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में आज हम जिस बीमारी पर चर्चा करेंगे वो ज़्यादातर वृद्ध लोगों में देखने को मिलती हैं। यानी कि जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और उस प्रॉब्लम का, उस डिजीज़ का नाम है दोस्तों इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि पौरुष ग्रंथि का बढ़ना, जिसे हमारी देसी भाषा में गदूद भी बोल देते हैं कि गदूद बढ़ गई। तो दोस्तों, इसमें रोगी को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यूरिन तक जो है बंद हो जाता है, उसका मूत्र का बंधा पड़ जाता है। कैथेटर लगाने की नौबत भी आ जाती है। तो काफ़ी परेशानियां जो हैं ऐसे पेशेंट को उठानी पड़ती है। अगर बीपी का पेशेंट है तो उसका बीपी भी हाई रहने लग जाता है। तो दोस्तों, प्रोस्टेट जो है पुरुषों के जो जननांग हैं, तंत्र में जो है एक छोटी सी मसल्स जो है ग्लैंड होती है। यह हमारा जो यूरेथ्रा है, मूत्र नली जिसको हम बोलते हैं, ब्लैडर से आगे निकलती है, जो हमारे थ्रोपेनिस के द्वारा बाहर आती है, तक आती है। तो यूरेथ्रा के दोनों ओर इर्द गिर्द जो है ये ग्रंथि होती है। तो दोस्तों, इसका काम क्या है? इसका काम है कि वीर्य में तरल पदार्थ का निर्माण करना। सेक्स के समय दोस्तों यह ग्रंथि जो है सीमेन को परिसर के साथ जो है लिंग की ओर धकेलती है। लेकिन जब ये दोस्तों भीतरी साइड से, यानी कि यूरेथ्रा की ओर से दोनों तरफ से जब ये बढ़ जाती है तो उसे इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। कारण में दोस्तों आज तक, अभी तक तो जो है वैज्ञानिक और जो इस रोग के विशेषज्ञ हमारे चिकित्सक हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं, वो अभी तक इसका कोई सटीक कारण नहीं ढूंढ पाए हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट क्यों होता है, क्या कारण है इसका मेन। फिर भी कुछ जो हैं चिकित्सक बंधु, जो इस रोग के विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि हार्मोन में जब परिवर्तन आ जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस समय ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ का मानना है कि जब हम यूरिन के प्रेशर को ज़बरदस्ती रोकते हैं तब भी जो है ये समस्या जो है क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, इस ग्रंथि का जो बढ़ना है वो यौन अवस्था से शुरू होता है। इसका विकास जो है यौन अवस्था से शुरू हो जाता है और इसमें जो है लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। और कुछ पुरुषों में ये जो है जीवन भर तक चलता रहता है। टेस्टिस में दोस्तों एक टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन होता है। जब उसके स्तर में गिरावट आ जाती है तो प्रोस्टेट का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को दोस्तों हम बीपीएच बोलते हैं, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इसको कहते हैं। यानी कि एक सौम्य प्रकार से जो है वो ग्रंथि बढ़ जाती है, उसको हम हाइपरप्लासिया बोलते हैं, यानी प्रोस्टेटिक यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक
हाइपरप्लासिया। जो 50 के साल के इर्द गिर्द के जो व्यक्ति हैं, 50-55 के जो हैं, उन लोगों में यह प्रॉब्लम जो है 50% तक होती है। और जो लोग 75 से 80 साल की उम्र के बीच के हैं, उनमें ये ज़्यादातर जो है 90% तक भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या है आप सभी जानते हैं, आपने देखे भी होंगे। काफ़ी हमारे जो वर्ग लोग हैं वो एक यूरिन की थैली जो है यहाँ पर लटकाए रखते हैं, कुछ हाथ में रखते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण यही होता है, यानी कि पेशाब का बंधा पड़ जाना, या फिर बूंद बूंद करके टपक टपक करके जो है मूत्राना। यूरेन ब्लैडर का जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो उतना तो यूरिन बाहर निकल जाता है, पास आउट हो जाता है। लेकिन जब प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, तो अंदर ही रुक जाता है। ज़्यादा जोर लगाने पर, ज़्यादा प्रेशर लगाने पर क्या है कि कई बार खून के पेशाब के अंदर जो है खून भी आने लगता है, रक्त भी आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है इसके लक्षण हैं। और भी कई प्रकार के जो विभिन्न लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डॉक्टर लोग हैं वो ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं। जो बड़े हुए प्रोस्टेट है उनको थोड़ा सा वहाँ पर हटा करके एक मार्ग बना दिया जाता है, रास्ता बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, इसके अंदर बिना ऑपरेशन के ही जो है ये रोग क्योर हो जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट दें जिससे ये रोग जो है ठीक हो जाए। तो दोस्तों देखिए, 50 साल के बाद ये लगभग रोग होता है, तो उसमें जो है पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, और उसके एक तंत्र के, एक सिस्टम के वीक होने पर जो है दूसरा तंत्र भी जो है वीक हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी भी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो भी इनबैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से जब एक सिस्टम जो है इनबैलेंस हो जाता है तो बाकी के भी जो है धीरे धीरे करके वो भी अनबैलेंस होने लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर जो है पाचन शक्ति को बढ़ाना होगा। और क्योंकि जो इस टाइप का जो रोगी है वो मेंटली डिप्रेस भी हो जाता है, क्योंकि ना तो उसको रात को नींद आती, हरदम उसको भय बना रहता है, उसके कपड़े जो है वो भीगने लगते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, वो पता नहीं चलता उसको रात में पेशाब निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस भी जो हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमने जो अपने ब्लड प्यूरीफायर और बॉडी केयर जो बनाया है, मैंने बताया था बॉडी केयर जो हमारे नर्वस सिस्टम को भी जो है कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बीपी और बीसी, और साथ में जो है दोस्तों यहाँ पर हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों दे रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हमारी ब्लड की मेडिसिन है और रक्त के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव है। जो सेल्स हैं उनको जो है भरपूर मात्रा में जो है पौष्टिक तत्व जो है पहुँचते हैं, वो ब्लड के द्वारा पहुँचते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा इत्यादि जो भी हमारे इसके अंदर सेल्स हैं, सबको जो है बी का जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और किसी कंडीशन में यदि पेशेंट को ब्लड वगैरह भी आता है तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ पर हमने जो है बीपी, बीसी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर प्रयोग किया। जो अपने पास अपनी क्लिनिक में किट रखी हुई है D4 की, उनमें से 20-20 ड्रॉप जो है हमने
प्रत्येक मेडिसिन का लेना है और 30 ml में मिला करके बाकी का जो है उसके अंदर पानी डालना है, डिस्टिल वाटर डालना है और रोगी को 10-10 बूंद दिन में 4 बार देने के लिए बोलें। और दूसरा जो सूत्र हमारा हमने जो कंपोजिशन इसमें तैयार किया दोस्तों, वो हमारा है A2C2H2 विनेरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों A2 आप जानते हैं, जैसे प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है, टिश्यू भी स्वेल्ड हो जाते हैं, तो ब्लड भी वहाँ पर, सीधी सी बात है कि ब्लड भी वहाँ पर जरूर जो है इकट्ठा होगा। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ A2 जो हमारी वो ब्लड को एक खड़ा नहीं रहने देती है। और जो C2 है, H2 है, वो आप जानते हैं कि ब्लड की रेमेडीज है और सेल्स के ऊपर जो काम करती है C2 हमारी। तो यहाँ पर H2C2 का हमने इसलिए प्रयोग किया है। प्रोस्टेट के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है H2 का, C2 का। और GE आप सब जानते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटीसेप्टिक भी है और घाव को शीघ्र भरने वाली भी और स्वेलिंग को जो है उतारने वाली है। तो जी की का यहाँ पर हमने जो है इन 4 मेडिसिन का जो है यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, 5 मेडिसिन का। इसमें एक हमारी विनेरियोवन और आ जाती है। विनेरियोवन भी दोस्तों एक स्ट्रक्चरल मेडिसिन के रूप में हम जानते हैं इसको। और जो भी जेनिटल रोग है उसके अंदर इसका अच्छा खासा, जो पुराने हैं, जो जिद्दी या ढीली रोग है, वहाँ विनेरियोवन का हम प्रयोग करते हैं। ये अच्छी पेन किलर भी है दोस्तों एक। और घाव को, किसी प्रकार का भी घाव क्यों ना हो, ये घाव को भी मतलब जो है हील करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस प्रकार ये 5 मेडिसिन हमने यहाँ पर ली है। ये भी हमारे पास जो किट रखी हुई है D4 की, उसमें से जो है 10-10 बूंद इसकी हमने प्रत्येक मेडिसिन की लेनी है और 30 ml में उसको डाल देना है। और इसमें से भी रोगी को 10-10 बूंद दिन में 4 बार ले, ऐसा बोलना है। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त हमें जो है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम जब तक प्रॉपरली अपना कार्य नहीं करेगा दोस्तों, तो ये समस्या भी जो है जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो हमने अपना यूरिनरी सिस्टम का जो हमने फार्मूला अपना है S6C6C17 और RE का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं सब के लिए नहीं बोलता कि RE का सभी प्रयोग करें। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो, उनको जो है RE का प्रयोग ना करवाएं, वहाँ पर उनको F1 का प्रयोग करवा दें। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं उनको आप RE का प्रयोग कराएं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है इस प्रकार से लिया है, ये F1 या फिर RE ये ऑप्शनल है। अगर BP हाई वाला है तो वहाँ पर F1 लगा दीजिए, और यदि BP हाई वाला नहीं है तो वहाँ पर RE का प्रयोग हम करेंगे। और इसको क्या करना है दोस्तों, हमने D3 से जो है ये हमारी चारों मेडिसिन हैं, ये हमने लेनी है D3 से। इसका जो है प्रत्येक का क्या करना है हमने दोस्तों, इसकी जो है हमें 15-15 बूंद लेनी है। यानी कि यहाँ पर हम 1:9 का रेशियो बना रहे हैं। 15-15 बूंद जो है D3 से 30 ml में डालनी है और बाकी का डिस्टिल वाटर डाल देना है। ये हमारा जो है D4 बन जाता है 1:9 का। तो इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 4 बार देनी है दोस्तों। तो ये हमारे 3 कंपोजिशन थे जो हमने ओरली पेशेंट को देने हैं। अब दोस्तों कुछ एक कंपोजिशन हमारा ऐसा भी है कि हम उसको, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है और जल्दी उसको ठीक करना है तो थोड़ा सा एक्सटर्नल यूज भी करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर हम दोस्तों उसको टब बाथ देंगे पेशेंट को सुबह शाम। उसके अंदर क्या है कि हम A2C2C5WE और BE का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये भी D3 से ही लेना हमने। इसकी 12-12 ड्रॉप जो है वो 30 ml में डाल लेनी है, बाकी का डिस्टिल वाटर डाल के उसको अच्छी तरह से स्ट्रोक लगा करके, और 2 ml दवाई, 2 ml मेडिसिन जो है वो 20 लीटर पानी में किसी टब में डालकर, जहां पर वो आराम से, सरलता से, जो आसानी से, सहजता से बैठ सके, उसके अंदर उसको जो है हल्का, इतना गर्म पानी भी ना कि वो जल जाए, यानी कि
हल्का हो, ल्यूके वाटर हो, जो थोड़ा सा सेक भी पे पहुंचाए और जो है जले भी ना, ऐसा पानी होना चाहिए गर्म। तो 20 मिनट सुबह बैठे, 20 मिनट शाम को यदि वो रोगी उसके अंदर बैठेगा तो दोस्तों तीसरे दिन जो है वो कैथेटर निकल जाएगा उसका। और इस प्रकार से दवाई को जो है कंटिन्यू उसकी चलाए रखे और जब तक जो उसका नॉर्मल नहीं होता। कई साथी हमारे क्या है कि वो पूछते हैं कि सर ये मेडिसिन कितने दिन खानी पड़ेगी। देखिए ये काम एक डॉक्टर का नहीं है पूछना कितने दिन खानी पड़ेगी, ये तो पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपको पेमेंट करनी है, मुझे ये तो बता दीजिए कितना खर्चा आएगा और कितने दिन मैंने दवाई खानी पड़ेगी। ये कार्य जो पूछने का कितने दिन खानी है, कितने दिन दवा चलेगी, ये हमारे जो है डॉक्टर का पेशा नहीं है, डॉक्टर का जो कहना नहीं है, डॉक्टर की बात नहीं है, ये तो पेशेंट करता है ऐसी बातें। तो डॉक्टर ऐसी बातें नहीं करता। आप पेशेंट को जो है थोड़ा सा धैर्य दीजिए, उसको बोलिए कि भाई दवाई अभी चलने दे, देखते हैं उसके बाद में 15 दिन 20 दिन महीना जो है एक बार आप चलाइए इसको, उसके बाद जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हम आपको बताएंगे। और कई साथी तो हमारे जो है जैसे कोई किडनी के स्टोन वगैरह है, कुछ गाल स्टोन है, उसे पूछते कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी। देखिए आप 2 महीने मेडिसिन दीजिए पेशेंट को, उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा भाई क्या रिस्पॉन्स है, उसमें जो पथरी है वो बाहर निकली कि नहीं निकली है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको देते रहिए आप मेडिसिन आगे। किसी भी बीमारी के ठेकेदार मत बनिए, आप डॉक्टर बनिए। आप डॉक्टर हैं और मेडिकल साइंस है वो 100% कहीं भी नहीं है। आप केवल मरीज को जो है सांत्वना दीजिए, उसको धैर्य बंधाइए, उसको हौसला दीजिए उसको, और उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखिए साथियों, जो रोगी होता है आधी बीमारी तो उसकी जो है डॉक्टर के पास आने से और डॉक्टर के द्वारा समझाने से जो है उसको हौसला देने से ठीक हो जाती है। बाकी हमारी दवाइयाँ काम कर देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जो है प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, आज इस रोग के ऊपर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी साथी देखेंगे। देखिए साथियों, यदि आप इन वीडियो लेक्चर को नहीं देखेंगे इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, केवल आपका ही नुकसान हो सकता है। क्या पता आपको कौन सी वीडियो जो है एक स्पेशलिस्ट बना दे किसी रोग का, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाता दोस्तों, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। आपकी सहायता के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके लिए समय निकाल करके जो है ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर के आते हैं। तो ऐसे में जो है आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी वीडियो आता है उसको हम जो है ध्यान से देख के ध्यान से सुने और जो ट्रीटमेंट बताया उसको हम अपनी डायरी के अंदर नोट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी इसके अंदर लगभग 8-10 जो है जगह बची हुई है। जो साथी इसके अंदर आना चाहते हैं केवल वही साथी इसके अंदर आए जो हमारे मेथड से सहमत हैं और पॉजिटिव नेगेटिव टेम्परामेंट इस बीमारी से जो है निकलना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और एक सरल सा मेथड जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलाज करने का आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका इस ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है, आप आ सकते हैं। लेकिन जो साथी हमारे ज्ञानी धानी हैं वो इस ग्रुप में बिल्कुल भी ना आए, उनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ उनको, वो ना आए यहाँ पर। यदि उन्होंने अपने ज्ञान का बखान करना है या किसी और के डायल्यूशन के अभी चक्कर में उनको संदेह है कि इस डायल्यूशन से फायदा हो जाएगा या हो जाएगा, तो वो अपना सकता है, हमें कोई इतराज नहीं है इस पर। आप करते रहिए। अगर आपको किसी डायल्यूशन से या किसी और दूसरे मेथड से आपको उसमें अगर सफलता मिल रही है तो आप बिल्कुल कीजिए। दोस्तों देखो, हमें तो इसमें सफलता मिल रही है, हम तो यही करेंगे। कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो दोस्तों, उसी वही आपकी जो है नैया को पार लगा देगा। और सब साधोगे ना तो आप एक से भी आधो बैठोगे, आपको ना उधर का रहेंगे ना उधर के रहेंगे आप। तो एक रहिए, एक ही सूत्र के ऊपर, एक ही मेथड के ऊपर अडिग हो जाइए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। और ऐसे जो है ना
इधर उधर जो ताकने वाले लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको केवल कन्फ्यूजन के सिवा परिणाम में कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ होते हैं और वो उम्र भर तक ऐसे ही चलते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा मेथड अपनाइए, यदि आपको किसी और का अच्छा लगता है तो आप अपना सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।